तो अभी देखा आपने मास परसेंटेज निकाला था, क्या फॉर्मूला बना था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास की जगह वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो क्या चेंज आ जाएगा फॉर्मूले में, बस मास की जगह वॉल्यूम ही आ जाएगा जब, है ना। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं यार, एक जैसा दिख रहा है ये, है ना। चलो, फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि भाई अब वॉल्यूम परसेंटेज आ गया है ना, ठीक है। और अपॉन में क्या रहेगा, क्योंकि हमेशा ये पूरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में होता है, तो नीचे क्या आ जाएगी, पूरी वॉल्यूम सॉल्यूशन की। कोई नया नहीं है, मतलब 11th में भी पढ़ते थे, लेकिन हाँ हम तो भाई बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बना फ्रैक्शन, लेकिन परसेंटेज में कवर करना है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया आपके पास, परसेंटेज का, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। इसको भी अगर आप देखना चाहो एक एग्जाम्पल से कि सर क्या है ये एक्चुअल में, तो मैं बोलता हूं अगर कि आपके पास 20% क्या है, एल्कोहल का सॉल्यूशन है। एल्कोहल नाम देख के समझ गए होगे सब, एकदम से अलर्ट हो गए होगे, है ना। तो देख लो, एल्कोहल 20% एल्कोहल का मतलब क्या, कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें हमारे पास 20 ml क्या था, एल्कोहल था, कहाँ पे, 100 ml हमारे सॉल्यूशन में, है ना। 20 ml एल्कोहल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूं, तो अगर मुझे यहाँ से बताना है सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट तो ये कम वाला हो गया, तो सॉल्यूट की वॉल्यूम क्या हो जाएगी यहाँ से, अभी निकालना सीख लो मास और वॉल्यूम, बाद में फिर और कंसेंट्रेशन टर्म आएंगी तो वहां पे डायरेक्ट यूज होंगे मास और वॉल्यूम, है ना। तो 20 ml हमारे पास क्या था, इथेनॉल या अल्कोहल, जो कि कम अमाउंट में था, तो वो हमारा सॉल्यूट हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, तो बचा हुआ पार्ट सॉल्वेंट ही होगा, टू कंपोनेंट अगर मिक्सचर है तो दो चीजों से मिलके बना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 - 20 करके 80 ml। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर हमें कहीं पे वॉल्यूम परसेंटेज दी हो तो हम क्या करेंगे, उतनी परसेंटेज को मान लेंगे सॉल्यूट की वॉल्यूम, और 100 से माइनस करके जो आएगा उसे क्या मान लेंगे हम, कि अमाउंट यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्लियर हुआ, लिख लो इसे, रब करने वाला हूँ, ठीक, साइड हो गया हूँ मैं। अब मैंने अपनी इरेजर चूज कर ली है और मेरा डेब्यू है इस पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो भाई कोऑपरेट करते रहना, ठीक। ये हो गया रब, देखो कितना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, लॉक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया हमारे पास क्या, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आजकल खूब चल रहा है इकोनॉमी में, लेकिन यहाँ क्या है, पहले मिलियन का मतलब समझ लो। मिलियन का मतलब होता है एक और उसके आगे 6 जीरो। पहले पूछते थे ना छोटे में भाई, 1 लाख में कितने जीरो, 1 करोड़ में कितने जीरो, तो 1 मिलियन में 6 जीरो। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर इसे आप डिनोट करोगे, तो साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करने के बाद क्या हो जाएगा, मिलियन का मतलब, मिलियन का मतलब हो जाता है 10 की पावर 6, ठीक, यहाँ पे लिख दिया मैंने हेडिंग के नीचे। तो मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6। अब सर ये कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करता है, तो इसको ऐसे समझो, तुम्हारे पास क्या है, एक कोई भी मतलब सॉल्यूशन है, उसको तुम डिवाइड कर दो 1 मिलियन पार्ट्स में, ठीक। अब उसमें से तुम्हारा सॉल्यूट का पार्ट कितना है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। ये तो हुआ भाई पार्ट्स पर मिलियन। तो मैंने कहा मेरे पास एक सॉल्यूशन था, उसको मैंने छोटे छोटे 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उसमें मैंने देखा कितने पार्ट सॉल्यूट के हैं, तो वही हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है यार, ये तब यूज होता है जब आपका सॉल्यूट बहुत ही कम, 1 मिलियन में कहीं एक दो पार्ट आ गए। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा, ऑक्सीजन डिजोल्व इन सी वाटर, है ना, वहां पे हो जाएगा। अब इसका अगर फॉर्मूला देखना चाहोगे तो फॉर्मूला इस तरीके से है, मास के टर्म्स में भी लिख सकते हो, वॉल्यूम के टर्म्स में भी, क्योंकि पार्ट्स तो किसी भी चीज के हो सकते हैं ना, बॉडी के भी हो सकते हैं, लेकिन बॉडी पार्ट थोड़ी लिखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो भी है आपके पास सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, एनसीईआरटी में थोड़ा सा पार्ट्स के टर्म्स में दिया है, लेकिन आपको यूज तो फॉर्मूले में वैसे ही करना है ना, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों होगा, इनटू क्या करोगे, अब परसेंटेज नहीं है, अब मिलियन है, तो आपको मिलियन से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 10 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला।
मास ले लेना सॉल्यूट का और पूरे सॉल्यूशन का बस इंटू 10⁶ हो जाएगा, तो ये मिलियन में बदल जाएगा। ठीक है, इसको भी रब कर रहा हूं, देख लो, लिख लो। ठीक, इरेजर आ गई है। तो ये क्या था, पार्ट्स पर मिलियन का था, वो रह गया ऊपर, नहीं हो गया। चलो ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं आगे। और क्या क्वेश्चन लगाया है मैंने, हाँ अब तुम्हारा काम शुरू हो गया। मैंने क्वेश्चन लगाया है क्या, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पढ़ भी दिया, देख भी लो, करोगे एक बार ट्राई करो खुद से। ठीक है, ट्राई करने के बाद फिर वापस इधर आना, मैं बताता हूँ। निकालना क्या है, मास परसेंटेज। अभी हमने मास परसेंटेज का फॉर्मूला देखा था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो इनटू 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो सॉल्यूट है क्या, देखो 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, 22 ग्राम बेंजीन है, 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो साफ दिख रहा है सर, 22 मतलब 22 ग्राम बेंजीन है तो ये कम होगा, कम होगा तो ये क्या होगा, सॉल्यूट, यानी कि ये मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या आ गया। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं आगे। ठीक है, पहले देख लो, यहां से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना वो लिख लेना, क्योंकि भाई रिप्रेजेंटेशन के भी नंबर है, खाली आंसर निकाल के नहीं आना है। ठीक, कॉपी लिखना भी सीखना है बोर्ड की। तो सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा हमारे पास, 22 ग्राम्स, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक, तो उसका मास कितना हो जाएगा हमारे पास, 122 ग्राम। लेकिन आपका जो फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला याद है मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता था वो क्या कहता था, दोबारा लिख रहा हूं। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाता था, अपॉन में आ जाता था आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ क्या आएगा है अभी, सॉल्वेंट का। तो पहले आपको उसे सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूशन का मास आपको निकालना पड़ेगा, दिख रहा है ना इधर, इंटू 100 लिख रहा हूं। ठीक, अब इधर आ जाओ फिर से, यहां से अब आप सॉल्यूशन में पता है आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो उसका मास भी फिर निकाल लेना वहां से आराम से। ठीक है, ऐड करके क्या आ जाएगा, 122 प्लस 22 यानी कि 144 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक, अब आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी है, मास ऑफ सॉल्यूट भी है, और फॉर्मूला भी है, तो यहाँ इसे पुट कर देना। ये क्या आ जाएगा, 22 ग्राम्स अपॉन में 144 ग्राम्स इंटू 100। ग्राम जरूर लिखो, तभी तुम्हें इसकी यूनिट पता लगेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्राम भी, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी, ये परसेंटेज में ही आंसर आएगा। मैं इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर उठा रहा हूँ, यानी कि अपना फोन, तुम लोग हाथ से करना। ठीक है, इजी कैलकुलेशन है, टाइम भी तो बचाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे 144 से, और हमारे पास आ जाएगा 0.152, और एक प्लेस आगे तक लिख लेता हूँ 7, इंटू में क्या आ जाएगा 100। अब मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, मतलब 100 से तो 2 डेसिमल प्लेस आगे जाना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15.27%। ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। लेकिन क्वेश्चन में देखो एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी लिखा है, ये मास परसेंटेज किसका आया है, ये मास परसेंटेज आया है बेंजीन का। ठीक है, मतलब आपने एक सब्जेक्ट के मार्क्स का परसेंटेज निकाला है, अब आपको दूसरे सब्जेक्ट का निकालना है ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, फिर फॉर्मूला तो हमारे पास यही रहेगा। ठीक, रब करूं या इधर रब करूं, इधर ही रब कर देता हूं। देखो ये लिख लो, ये क्या है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आ गया है। ठीक, अब मुझे किसका निकालना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निकालना है। ठीक है, मैं उतना ही रब कर रहा हूं जितना मुझे चेंज करना है। ठीक, ये हो गया। ले, अब क्या है, हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड फॉर्मूला लिखना भी सीख लो। कार्बन तो सी होते ही हैं जो हैं हम लोग, ठीक है, और टेट्रा मतलब होता है 4, और क्लोराइड मतलब है क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन लगे हैं। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, समझ गए होगे। तो अब मैं इसका लिख रहा हूँ, इस बार मेरा सॉल्यूट क्या बन जाएगा, जिसकी मैं मास परसेंटेज लिख रहा हूँ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड पहले क्या था, सॉल्वेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मास कितना है, 122 ग्राम्स, तो वो यहाँ पे लिख लेना
122 ग्राम्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, वही मास और मतलब सॉल्यूशन का मास, और इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज भी तो निकालना है। ठीक, फिर से अपनी सहायता लेंगे यंत्र की। ठीक है, 1/122 डिवाइड बाय 144, तो ये आ रहा है 0.847 और लगा लो 2 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो आगे बढ़ा देना डेसिमल प्लेस, तो ये आ जाएगा 84.72%। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या आ गया, मास परसेंटेज। आया समझ कि नहीं, आ ही गया होगा, फॉर्मूला पहले बता ही दिया था, बस सॉल्यूशन का पुट करना है तो दोनों को ऐड करके चलना है। ठीक, आ गया समझ, देख लो इसे रब करने वाला हूं मैं, इधर हो गया हूं। तो ये क्या हमने देख लिया, मास परसेंटेज निकालना। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, इतनी देर की मेहनत और जरा सी देर में क्या गायब हो गई। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लेना, आंसर भी कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। उससे पहले मैं अपना फोन नीचे रख रहा हूं, क्योंकि फोन क्या है भाई, ये गैजेट है, तो क्या है, कोटेशन भी है हमारे पास कि यूज टेक्नोलॉजी ओनली एज द फैसिलिटी नॉट द नेसेसिटी। मतलब ठीक है, सुविधा की तरह यूज करो, तुम लोग तो बस जरूरी बना लिया है इसे, पढ़ना तो है ही है इससे, और काम भी इससे करने हैं। ठीक है, तो वहां पे जरा ध्यान रखना और पढ़ाई पे ध्यान देना। अब मैं इधर ध्यान देता हूँ। ठीक, तो क्या है अगला हमारा कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे समझते हो यार, इतना मैथ पढ़ के आए हो। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब होता है पार्ट्स में, जैसे कि मैंने कहा आपके पास 2 ब्लैक पेन है, 8 ब्लू पेन है, तो मैंने कहा मुझे ब्लैक पेन का फ्रैक्शन बताओ, तो कैसे बताओगे, कितने ब्लैक पेन थे, ऊपर रख दोगे 2, अपॉन में आप टोटल पेन रख दोगे, है ना 10, तो वहां से आपके ब्लैक पेन का फ्रैक्शन आ जाएगा। तो वैसे ही अब हमें मोल्स का फ्रैक्शन बताना है, तो पहले बताओ मोल निकालना आते हैं। मोल का फॉर्मूला देखो क्या होता था, मोल्स होते थे एन से रिप्रेजेंट करते थे, पेंसिल तो ली नहीं है। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करते थे मोल्स को। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता था कि जो भी आपको गिवन अमाउंट दिया है, यानी कि जो गिवन मास है किसी भी चीज का, अपॉन में क्या उसका मोलर मास, वो होता था हमारे पास मोल। वो पीछे का भी रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन हमने जंप नहीं करा, तो पहले हमें मोल निकालना तो आए, तब तो हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो मोल कैसे निकलते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में मास दिया होगा अपॉन में उसी चीज का मोलर मास। ठीक, और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक सिंबल होता है, ये एक्स की तरह साइन होता है कुछ, लेकिन मैं इसे एक्स ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स इसका सिंबल होता है। ठीक, अब देखो इसको कैसे तुम लोग लिखोगे मोल फ्रैक्शन को, मैंने तुम्हें पेन के एग्जाम्पल से बताया, चलो फिर से एक बार अच्छे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो, एक ये हमारे पास बीकर है, अब सॉल्यूशन इमेजिन करना। ठीक, ये सॉल्यूशन है अच्छा सा, इसमें ए कंपोनेंट भी है, सॉल्यूट भी हो सकता है, बी है, इसको सॉल्वेंट भी बोल सकते हो। ठीक, 2 चीजें तुम्हारे पास प्रेजेंट है, और मैंने बोल दिया यहाँ पे जो ए के मोल्स हैं वो कितने हैं, वो है Na मोल्स, और जो बी के मोल्स हैं वो मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई ये Nb मोल्स हैं, बस लेट किया है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इनकी। अगर मैं कहूँ मुझे ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ सब सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट में इसको ए लिख दो, है ना, ए का बता रहे हो, तो ए का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, जो आपके पास ए के मोल्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, Na से, और अपॉन में क्या आ जाएंगे, टोटल मोल्स। तो टोटल कैसे आएंगे आपके पास, Na प्लस Nb करके, क्योंकि वहां पे 2 कंपोनेंट थे ना। ऐसे ही अगर मुझसे कोई बी का मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो भाई मैं बी का बता दूंगा, बस उस बार मैं क्या करूंगा, उस बार मैं पहले से बंद कर दूंगा, फिर मैं लिखूंगा Nb, क्योंकि हमें अब बी का मोल फ्रैक्शन बताना है, अपॉन में टोटल मोल्स Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन लिखना समझ आया, जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन लिखना है उसको ऊपर और अपॉन में टोटल मोल्स, मोल्स निकाल लोगे इस तरीके से, आ गया समझ। ठीक, इसकी एक खास बात यह है कि इसमें जो आपका सम रहता है ना दोनों मोल फ्रैक्शंस का, वो ऑलवेज 1 रहता है। जैसे किसी भी चीज की परसेंटेज क्या है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसी कभी भी फ्रैक्शंस जो हैं कभी होल नंबर में जो बनेंगे वो 1 के ही बराबर रहेगा। ठीक, तो जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका सम 1 होता है। अब यहाँ पे 2 लोग थे,
अगर और 3 हो जाते तो तीनों का 1 होता, n कंपोनेंट होते तो n का सम 1 होता। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि मोल फ्रैक्शंस अलग अलग कंपोनेंट का जब जुड़ता है तो वो किसके इक्वल आ जाता है, यूनिटी यानी कि 1 के इक्वल। ये मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले थे और उसमें मोल्स निकालने थे, ये मोल्स निकालने के फॉर्मूले थे। बताओ आ गया मोल फ्रैक्शन समझ? रब कर दूं इसे, देख लो एक बार। ठीक, मैं इसे रब करने जा रहा हूं। मैंने रब कर दिया मोल फ्रैक्शन को और इसी के साथ हमने एक और कंसंट्रेशन टर्म समझ ली है ना। समझते चलो साथ में, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन लगाया है क्या? नहीं, अभी तो मोलैरिटी है। चलो मोलैरिटी देख लेते हैं पहले। ये था, अरे था तो, हाँ था तो 2 बार आगे बढ़ा दिया ना। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing 30% by mass in कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन दोनों लोगों से तो तुम वाकिफ ही हो, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहले भी हमने इनका क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं सॉल्यूशन में, क्या है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि सर ये बेंजीन होता क्या है। ये भी नहीं पता तो भाई फिर 11 दोबारा करो। देखो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन होता है C6H6। ठीक है, इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो ऐसा हेक्सागन जैसा बीच में एक सर्कल करके बना देते थे, वैसे ही होता है। ठीक, और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है हमारे पास, पिछले लिख के बताया था CCl4। तो ये दोनों हमारे पास कंपोनेंट हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है 30% बाय मास। अब 30% बाय मास का मतलब समझो, पहले भी मैंने लिख के बताया था जब मास परसेंटेज बताया था। तो 30% बाय मास का क्या मतलब होगा, किसका मास है, बेंजीन का ना, और किस में है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में है। ठीक, तो मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि सर जो 30 ग्राम हमारा बेंजीन है वो किस में डिजोल्व है, वो हमारा डिजोल्व है इसमें कंटेनिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना। 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है ना। तो यहां से हमें क्या पता लग गया, मास पता लग गया। ये क्या हो गया, सॉल्यूट का मास। ठीक, यहाँ दिखेगा नहीं, आगे लिख देता हूं। देखो सॉल्यूट का मास कितना आ गया हमारे पास, m से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, नीचे ऐसे लिख दे रहा हूं सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास कितना आ गया, वही जो कम अमाउंट में है बेंजीन 30 ग्राम्स। और जो बचेगा सॉल्यूशन में वो फिर सॉल्वेंट ही होगा, क्योंकि दो चीजों से मिलके बना है ये। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 70 ग्राम्स। ठीक, इतना समझ आया। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होते हैं, मोल्स, और मोल्स तो यहाँ पे कहीं है नहीं। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था सर, किसका निकाल रहे हो पहले, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, बेंजीन। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अगर इनके मोल्स निकालने हैं तो इनका गिवन मास तो पता लग गया, लेकिन इनका मोलर मास भी निकालना होगा है ना। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। 6 कार्बन है तो कितना हो गया, 12 6 जा 72 है ना, और 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 यूनिट। तो 12 6 जा 72 प्लस 6 कितना हो गया, 78 ग्राम, अगर ग्राम में लिख रहा हूँ। ये क्या आ गया, मोलर मास। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का कहोगे सर, कार्बन का तो 12 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। क्वेश्चन में गिवन होगा, घबराना मत, लेकिन याद भी हो ही जाएगा आखिर तक। 35.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 142 आ जाएगा, और इसका 12 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 154 ग्राम। ठीक है, देखो वर्बली कर दिया मैंने। अब मैं निकालता हूं बेंजीन के मोल्स। बेंजीन के मोल्स कैसे निकालेंगे, जो उसका गिवन वेट है कितना है, 30 ग्राम्स, और मोलर वेट कितना आया, 78 ग्राम्स। यहाँ पे तो मुझे कैलकुलेटर लेना ही पड़ेगा, तो टाइम भी तो बचाना है तुम्हारा और अपना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे किससे, 78 से। ठीक है, कैलकुलेटर ही यूज कर रहा हूँ, देख लो 0.38, ये क्या आ गए, मोल्स आ गए। ठीक है, और लिखना चाहो एक एक लेस तक और लिख लो। फिर हम निकालेंगे किसके मोल्स, CCl4 के। तो CCl4 का मास कितना है सॉल्यूशन में, 70 ग्राम्स, और
हमारे पास इसका मोलर मास कितना है 154 ग्राम, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं, इसको क्यों छोड़ना है, 154 से किया तो ये आ गया 0.454। ये क्या आ गए, मोल्स आए हैं, अभी मोल फ्रैक्शन नहीं आया है, ठीक है। ये सब इधर रहने देता हूँ, इधर का हटा देता हूँ, है ना, इधर का काम का नहीं है, लिख लो जो लिखना है, ठीक। अब मैं इधर का रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तुम तो निकालोगे नहीं, टेपोगे बस, ठीक। देख लेते हैं फिर। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, और ये हमारे पास बेंजीन है, तो मतलब हम बेंजीन के मोल्स ऊपर रखेंगे C6H6 के, है ना, और नीचे क्या रख देंगे, दोनों के मोल्स जो सम आएगा, क्योंकि टोटल मोल्स तो ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास CCl4 के मोल्स, ठीक। तो अब कर लो कितने मोल्स आए थे इसके, 0.384, और अपॉन में टोटल मोल्स निकालने हैं, तो 0.384 प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास 0.454। अब इसको भी ऐड करना पड़ेगा, कर देते हैं, कितना आएगा 0.384 प्लस 0.454, यानी कि आ गया हमारे पास 0.384, आया नहीं, ये तो पहले से ही है, ये आ गया 0.838। इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, 0.384 डिवाइडेड बाय 0.838, तो ये आ गया हमारे पास 0.458 के आसपास। ये क्या आया, ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब मुझे बताओ, क्या इतनी रायता दोबारा फैलाओगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए, या अपनी एक ट्रिक ध्यान रखोगे कि दो कंपोनेंट हैं तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा, 3 है, 3 का सम 1 आ जाएगा, तो 1 में से माइनस कर दो, दूसरे कंपोनेंट का पता लग जाएगा, है ना। यहीं पे करके बता देता हूँ, बताई थी ना प्रॉपर्टी बॉक्स में बंद करके, तो वही वाली है कि अब देखो हमें क्या निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन, तो आप 1 माइनस बेंजीन का कर देना, क्योंकि दो ही चीजें तो हैं भाई, दोनों चीजों का सम 1 होना है, इससे माइनस कर देना, तो यहाँ जो आ जाएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.541, तो यही आएगा फिर बस। ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बताओ आया समझ की नहीं, देख लो, ठीक। रब करता हूँ, फिर से देख लो जब तक रब कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है ना, ये क्या का था, मोल फ्रैक्शन का। अभी तो एक एक टॉपिक के बाद एक एक क्वेश्चन हो रहा है, बाद में पूरा चैप्टर पढ़ के सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, तो वो काम आपको सही से करना है। वो भी रब कर दे तो हो ही गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर लॉक करके आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गई, अब आ गई नई कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी। ये देखो भाई अपने पिछलों से लिंक है, ठीक है। मोलैरिटी ही देखो, पहले डेफिनेशन बता देते हैं, लिखी हुई है, कहोगे सर क्या बता रहे हो आप, मैं बिना देखे बताऊंगा, देखो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपने अगर 1 लीटर पानी लिया, तो आपने नींबू पानी बनाने के लिए उसमें कितने मोल शुगर के डाले, वही आपकी क्या होगी, मोलैरिटी। तो वही लिखा है देखो, ठीक है, वही लिखा है ना, बिल्कुल सेम बता दी मैंने, याद करके आया था मैं, ठीक है। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन ये हो गई, लेकिन अब फिजिकल केमिस्ट्री है सर, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए, कोई बात नहीं, बता दूंगा, यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो फिर चलते हैं आगे फॉर्मूला बनाने की तरफ, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बना रहा हूं मैं इसका, क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, क्योंकि सॉल्यूट को ही तो डिसॉल्व करते हैं, ठीक। अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और कट तो नहीं गया, नहीं कटा है, चलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम काय में आएगी तुम्हारी, लीटर में, लीटर में नहीं है तो उसे बदलना पड़ेगा फिर, है ना, लिख दे रहा हूं स्पेसिफिकली यहाँ पे इन लीटर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, मोल मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम काय में, लीटर में। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, देखो, जो गिवन वेट होता है W से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और मोलर वेट कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ,
सपोज अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें वॉल्यूम एमएल में दे दी, तब क्या करोगे? तब तो कहोगे सर ने कहा था लीटर में लगानी है, तो भाई एमएल से लीटर कन्वर्ट करने भी तो कहा था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब भी हम बड़ी क्वांटिटी से छोटी की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड कर, मतलब बड़ी से छोटी की तरफ मल्टीप्लाई, वैसे लाइन बना के करते थे, और छोटी से बड़ी की तरफ डिवाइड। तो यहाँ 1000 से डिवाइड होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं उसे डायरेक्ट ऊपर ही लिख ले रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है जब तुम्हें सॉल्यूट का मास दिया हो, मोल्स ना दिए हो। ये फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है। देखो आ रहा है समझ, देख लो। अब सर इसको समझेंगे कैसे थ्योरेटिकली? तो मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे पास मान लो 0.1 m सॉल्यूशन है ऑफ NaOH का काय में, वाटर में, ठीक है, तो यहां से आप क्या समझे? यहां से सर हमें यह समझ में आता है कि जो 0.15 मोल्स हैं काय के, NaOH के, वो डिसॉल्व किए गए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। मतलब इसका थ्योरेटिकल जो हमारे पास मीनिंग निकला वो ये निकला, जो भी मोलरिटी होगी उतने मोल्स उस चीज के काय में है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमने आपको मोलरिटी के बारे में बता दिया, देख लो, आया समझ? फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर कहीं पे नंबर ऑफ मोल्स ना दिए हो तो वेट दिया होगा, वेट डिवाइड बाय मोलर वेट कर देना, वहां से भी आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन थ्योरेटिकल बना देते हैं तो उसको आपको न्यूमेरिकल में ऐसे कन्वर्ट करना होगा। ठीक, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं फिर, या एक क्वेश्चन करा दूं इस पे, यहीं पे करा देता हूँ। अभी बनाऊंगा, देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने। क्या रब करूं? ये रब कर रहा हूं, ठीक है, लिख लो, इसे रब करने वाला हूं। क्वेश्चन तो होना चाहिए ना यार, फॉर्मूला भी तो समझ आए क्या हुआ। चलो, तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, और ये तो गड़बड़ है, पेंसिल आओ। ठीक, क्वेश्चन बना रहा हूं ये कि आपको मोलरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो साथ साथ, फाइंड मोलरिटी, पहले से लिखा नहीं, कोई बात नहीं, अब बना दे रहे हैं, अप्लाई करना भी तो आना चाहिए, ऑफ 4 ग्राम NaOH solution in 500 ml ऑफ वाटर। आई बात समझ? आपको मोलरिटी बतानी है NaOH की, कितना डाला है? 4 ग्राम, किसमें डाला है? 500 ml ऑफ वाटर में। ठीक, तो यहां से मोलरिटी का फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने वो रब नहीं किया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं, लेकिन वेट तो दिया है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज कर दूंगा। ये तो होना ही है एक बार, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो कैसे क्लास पूरी होगी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ यूज करोगे और मोलरिटी निकाल दोगे। देखो मोलरिटी में देखो क्या करोगे, W होता है जो आपका सॉल्यूट का मास होता है, तो 4 ग्राम दिया है, और इसी का मोलर मास कितना होगा? NaOH का देखो, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो क्या आ जाएगा ये ओवरऑल 40। तो 40 ग्राम हमारे पास इसका मोलर मास है, ये आ गया। अब बताओ वॉल्यूम काय में दी है? ml में, ml में लिख लेना पहले, फिर आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर दोगे लीटर में, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लो, मैंने इसी तरीके से फ्रेम किया था कि इजीली सॉल्व हो जाए, और हो भी जाना चाहिए। 4 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो ये क्या आ गया? 0.2 मोलर। अभी मैंने यूनिट नहीं बताई, तो यूनिट आप कैपिटल M लिख लो, मैं आपको यूनिट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ से यूनिट क्या बनेगी इसकी, यूनिट फॉर्मूले से ही बनती है किसी भी चीज की, है ना, ऐसा यूनिट तो है नहीं है। ठीक, तो फॉर्मूले में देखो नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे आप? देखो मैं यहाँ पे आपको यूनिट बता रहा हूँ मोलरिटी की, तो यूनिट क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल, और वॉल्यूम काय में है? लीटर में, तो ऐसे लिख लो मोल पर लीटर, या आप इसको बोल सकते हो मोल लीटर इनवर्स, लीटर ऊपर आ जाएगा ना, तो मोल लीटर इनवर्स भी क्या है? यूनिट है काय की? मोलरिटी की। तो यूनिट भी ध्यान रखना, क्योंकि आंसर बिना यूनिट के
कोई मायने नहीं रखता है, या कैपिटल एम लगाया ना, कैपिटल एम से अच्छा वैसे ये लगेगा कि हाँ भाई हमें पता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन था डेफिनेशन फॉर्मूला, नोट कर लो, सब रब होगा अब। ठीक है, तो लो फिर कर देते हैं सबको रब। हम तो भाई पढ़ा रहे हैं तो कभी आवाज ऊपर नीचे हो रही है, अपना एनर्जी लेवल बनाए रखना और एक ही पेस के साथ पढ़ते रहना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्क्रीन लॉक करके, इधर मोलैरिटी की तरफ देखो, उससे मिलता जुलता है मोलैरिटी से, बस वो स्मॉल एम है, वहां पे आर था, यहाँ एल आ गया, इतना ही चेंज नहीं है, और भी चेंज है। देखो इसकी भी डेफिनेशन मैं सुनाऊंगा तुम्हें बिना देखे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही लिखा है। देखो वहां क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में, यहाँ क्या आएगा, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना, ऊपर क्या रहेंगे, सॉल्यूट के मोल्स ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला मुझे बनाना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए पहले मैं बोर्ड को डिवाइड करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ काय के, सॉल्यूट के मोल्स। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपके पास नीचे, इस बार देखो पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, तो यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, काय में आएगा, किलोग्राम दिया है तो केजी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमारी मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, यही होता है। अब मोल्स गिवन ना हो तो आपको कुछ ना कुछ वेट तो गिवन होगा, तो वो W होगा, उसका ही कुछ मोलर वेट भी होगा। ठीक है, M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, उसको कैपिटल W से, और कभी कभी ग्राम में दे देते हैं तो हम किलोग्राम में बदल के लिख देंगे, कैसे, 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ये तो फॉर्मूले हो गए। अब अगर इसकी आपको यूनिट बतानी है तो यूनिट फॉर्मूले से ही तो आएगी। नंबर ऑफ मोल्स को क्या होती है यूनिट, मोल, और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में है तो केजी नीचे है, ऐसे लिख लो। अब इसको ऊपर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल केजी इनवर्स। तो ये क्या होती है, ये हमारे पास यूनिट होती है काय की, मोलैलिटी की। ठीक है, आए समझ, फॉर्मूला समझ आया, तो ये था। ठीक है, अब इस पे भी कहोगे सर क्वेश्चन कराओ, तो करा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, फॉर्मूला ध्यान रखना बस। ठीक है, क्वेश्चन भी बनाते हैं तुम्हारे लिए। तो हम क्या बोलते हैं कि आप हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करके दिखाओ, काय की, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ यूरिया, जानते हो यूरिया की, करके बताना, ऑफ 6 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, काय में डिजोल्व कर रहे हैं, डिजोल्व इन, काय में डिजोल्व करवाऊं बताओ, 500 ग्राम वाटर में डिजोल्व करवा देता हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, 500 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, मोलैलिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन क्या मोल्स हैं, नहीं है। तो सर पहले बताओ ये यूरिया क्या होता है। यूरिया यार वो जो फर्टिलाइजर में यूज होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है तुम्हारे पास, फॉर्मूला तो अभी छोड़ो, मैं इसका तुम्हें सीधे मोलर मास ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मोलर मास ही तो यूज करना है तुम्हें। ठीक है, उसमें उसका मोलर मास होता है, वो होता है 60 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से होगा तुम्हारे पास 60 ग्राम। अब देखो मोलैलिटी निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए थे, मोल्स। मोल्स कैसे आएंगे, गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट, और तुम्हारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर, कितना है, 500 ग्राम्स है, इसको किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, देखो 6 से 10 टाइम्स चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 टाइम्स, तो फिर से देखो पिछला वाला आंसर, लेकिन यूनिट बदल जाएगी, 0.2 क्या आएगी, मोल पर केजी आएगी, या आप स्मॉल एम से भी डिनोट कर सकते हो। वो तो मैंने क्वेश्चन इजी कैलकुलेशन में, और आता भी इजी है, उन्हें कैलकुलेशन थोड़ी चेक करनी है, उन्हें कॉन्सेप्ट चेक करना है। तो बुक में हो सकता है थोड़े डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो, तो आप कैलकुलेटर रख लो साथ में, कैलकुलेटर ही रखना, फोन मत रखना, कुछ और चलाने लगोगे, और वो भी साइंटिफिक हो तो अच्छा है। ठीक, तो मोलैलिटी समझ में आ गई, मोलैरिटी समझ में आ गई, डिफरेंस क्या है, कैपिटल एम स्मॉल एम का, साथ ही साथ नीचे जो डिवाइड हो रहा है वो भी, वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, इसको भी रब कर रहा हूँ मैं, इससे अपने
तो ये क्या था, मोलैलिटी, और मेरे ख्याल से यही लास्ट कंसंट्रेशन टर्म भी है आपके 12th के सिलेबस में। ठीक है, ये चला गया यहाँ से, भगाओ इसे। लो फिर से क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। फिर से पढ़ें एक बार, मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है, यूरिया से भाई पीछा नहीं हट रहा है। देखो, यूरिया का मास कैलकुलेट करना है, किस लिए, जब आप बना रहे हो 2.5 kg ऑफ मोलर एक्वस सॉल्यूशन। वहां मैंने तुम्हें एक चीज नहीं बताई, वो यहाँ बता दूंगा। जैसे मोलरिटी में बताया था थ्योरेटिकली क्या होता है, वैसे यहाँ समझ लो। यहाँ समझो कि मोलर का मतलब क्या होता है। देखो, अगर किसी ने उसने कह दिया कि 0.25 क्या है, मोलल है, तो वो मोलल का मतलब उसने मोलैलिटी ही दी है ना। तो मोलल सॉल्यूशन का मतलब हमें क्या गिवन है, हमें वो मोलैलिटी ही गिवन है। तो मोलैलिटी यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे मोलैलिटी हो जाएगी आपके पास 0.25। और क्या क्या दिया है, और दिया है इन मेकिंग 2.5 kg, है ना। यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है पूरा मास, है ना, पूरे उसका मास दे दिया है सॉल्यूशन का। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन बात हो रही है। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया है आपको, 2.5 kg। ठीक, लेकिन हमें चाहिए काय का होता है, सॉल्वेंट का चाहिए होता है। तो मोलैलिटी से आप क्या निकालते हो वो समझ लो। देखो, मोलैलिटी का मतलब होता है कि इतने मोल्स, 0.25 मोल्स आपने डिसॉल्व किए हैं ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ वाटर। जैसे मैंने मोलैरिटी को समझाया था वहां बताना भूल गया, लेकिन यहाँ वही बात फिर से आ गई क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारे पास यूरिया के कितने मोल्स हैं, 0.25 मोल्स। तो यूरिया का वेट कितना हो जाएगा, देखो जैसे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का वेट अपॉन मोलर वेट, वेट को वहीं छोड़ दो, नंबर ऑफ मोल्स और उसको मल्टीप्लाई कर देना। नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर वेट को मल्टीप्लाई कर दो, यूरिया के मोल्स कितने हैं 0.25, और मोलर मास पीछे बताया है तुम्हें कितना होता है 60। लाओ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो हमारा यूरिया का वेट है कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 60 करके कितना आ जाएगा, हो जा भाई 15 आ रहा है। ठीक, तो आपके पास क्या है 15 ग्राम ऑफ यूरिया है। तो अब यार इतना यूरिया मतलब 2.5 kg में कोई मैटर नहीं करता है, तो उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, इसी को आप वेट ऑफ सॉल्वेंट मान सकते हो। 2.5 किलो में 15 ग्राम का कहाँ पड़ेगा फर्क, है ना। तो निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, मतलब तो समझ आ गया। अब आपको मास ऑफ यूरिया निकालना है इतने सॉल्यूशन में। ठीक, तो मास ऑफ यूरिया कैसे निकलेगा, देखो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता था, जो मैंने नीचे को लिखा था, वो क्या होता था कि सर यूरिया का जो वेट है अपॉन में यूरिया का मोलर वेट, और आपने जो मतलब सॉल्यूशन बनाया है उसमें सॉल्वेंट का वेट इनटू 100 करना, 1000 करना है जब ग्राम में हो। यहाँ तो किलोग्राम में ही दिया है, तो कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको रब कर देना, वही रब हो गया क्या, अंडो नहीं होगा, फिर से लिखना पड़ेगा। चलो फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। कहाँ पे थे हम लोग, हमें मास निकालना था यूरिया का, यहीं से निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखो हमें मास निकालना है, तो मास के लिए मोलैलिटी का फॉर्मूला अपना वही चलेगा, लिख दे रहा हूँ दोबारा से, मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स लिखने होते हैं, मोल्स गिवन नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे, जो उसका वेट हमें चाहिए और जो उसका मोलर वेट है इनटू सॉल्वेंट का वेट। ठीक, सॉल्वेंट का वेट कितना गिवन है, 2.5 kg गिवन है। ठीक है, और इस बार हमें मोलैलिटी भी गिवन है 0.25 मोलल का मतलब वो मोलैलिटी ही है। तो मोलैलिटी गिवन है 0.25 मोलल, और आपको ये क्या गिवन, वेट तो निकालना ही है, और मोलर वेट यूरिया का होता है 60, और उसका पूरा वेट कितना है 2.5 kg है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करोगे इसकी यूनिट भी साथ में लिखना, यूनिट लिखने से क्या होता है कैलकुलेशन में आपको आंसर की यूनिट मिल जाती है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होता है, मोल्स होते हैं यहाँ पे मोल, और क्या आ जाता है पर केजी।
और ये भी हमारा केजी में था। ये डब्ल्यू निकालना है, अपॉन में क्या है 60, ये तो ग्राम्स में होगा। और मोलर वेट कैसे होता है, मोलर वेट होता है मोल पर केजी में होता है कि नहीं, हाँ मोल पर ग्राम में ही होता है, इतना मोल है, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, ये 2.5 केजी आ जाएगा, ठीक। तो जब इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो वेट निकालना है आपको, ठीक है। वेट निकालने के लिए अब क्या करोगे, आगे W को एक तरफ छोड़ देना और बाकी सबको एक तरफ ले जाना। तो क्या क्या बचा आपके पास, 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। तो यहाँ से जो आपके पास आएगा वो वेट ऑफ यूरिया आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5 कितना आ गया, 37.5 ग्राम यूरिया आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको 2.5 केजी सॉल्वेंट बनाना है। कितनी मोलैलिटी का, 0.25 का, ठीक है। एक बार देख लेना, वो बीच में चला गया था ना, तो हो सकता है कुछ रह गया हो, देख लेना, ठीक। अब रब कर सकते हैं, तुम हट जाओ, तुम आ जाओ, जिस तुमने परेशान किया था पिछली बार, हम याद रखेंगे गलती को, ठीक है। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक। ये वो वाला है, इससे पूरा रब हो जाता है, अब समझ आ गया मुझे। लॉक कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, इतनी कंसंट्रेशन टर्म पड़ी तो किसका क्या फायदा है, मोलैरिटी का क्या फायदा है या मोलैलिटी का क्या फायदा है। भाई साइंटिस्ट लोगों ने बोला है मोलैलिटी का फायदा है, तो क्या फायदा है देख लो। फॉर्मूले पे वापस जाओ, मोलैलिटी में नीचे क्या होता था, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैरिटी में क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो वॉल्यूम होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कोई चीज बॉइल करने लगेगी, है ना, तो उसकी वॉल्यूम कम होने लगेगी। लेकिन मास पे क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मास हर चीज का हर जगह कांस्टेंट रहेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि मोलैलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, लेकिन मोलैरिटी क्या है, फंक्शन होता है टेम्परेचर का। इसीलिए अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और मास नहीं करता है। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का कि व्हाई डू वी प्रेफर मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी। तो रीजन यही है कि सर मोलैलिटी में आप वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हो, मोलैरिटी में आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हो, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, आपका पूरा सॉल्यूशन ही बिगड़ जाएगा, लोचा हो जाएगा। तो इसकी क्या है, ये एडवांटेजेस है, ठीक है। लिख लेना इसको, ठीक, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, देखो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन ही होगा कंसंट्रेशन टर्म्स का, देख लो फुल एनर्जी के साथ और अपना पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे जितना अभी तक, चाहे पॉज करके एक बार सारे रिवाइज कर लो फिर आना इधर, ठीक। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ पेंसिल लगा के अपनी। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। एक एक स्टेप करके चलेंगे। 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब होगा, मुझे बताना जरा, फिर से आ गई वही चीज। 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब होगा, बोलोगे थोड़ी, लिखना पड़ेगा। 10% वेट बाय वेट का मतलब होता है कि सर आपका 10 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है, तो मतलब 10 ग्राम ऑफ क्या क्या डाला है, ग्लूकोज डाला है, काय में 100 वेट है ना, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डाला है। अब सॉल्यूशन में ग्लूकोज के अलावा और क्या है, वाटर, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, यानी कि वाटर का मास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 100 से माइनस करके। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है यहाँ पे वाटर, तो मास कितना आ जाएगा आपके पास 90 ग्राम, ठीक है। और सॉल्यूट का मास कितना आ जाएगा ग्लूकोज का, वो तो 10% है ही, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 ग्राम, ठीक। तो ये कितना आ गया 10 ग्राम। सॉल्यूट क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, C6H12O6 ही होता है, मुझे याद है, कंफ्यूज मत करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है, मोलैलिटी अभी तो किया था सर, मोलैलिटी होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या आ जाता था, वेट ऑफ सॉल्वेंट काय में, केजी में,
ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या यहाँ केजी में है? नहीं, यहाँ तो ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। क्या मोल्स गिवन है? नहीं, मास तो गिवन है, मास को कन्वर्ट कर दूंगा मैं मोल्स में। ठीक है, तो ग्लूकोज का मास कितना गिवन है? 10 ग्राम्स, और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो 180 ग्राम होता है, क्योंकि ग्लूकोज का वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 और O6। तुम कैलकुलेट कर लेना, 180 ही आएगा। ठीक है, पिछली बार यूनिट भी गलत लिख दी थी मैंने, ग्राम पर मोल होती है, गलती हो जाती है इंसान है, मैंने मोल पर ग्राम लिख दी थी पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि वो भसड़ मच गई थी, एकदम गायब हो गया सब, इतना लिखा था। तो ये ध्यान रखना, ग्राम पर मोल होता है और ये ग्राम है। यूनिट इसलिए लिखते रहते हैं भाई साथ में कि कभी बाई चांस आंसर हमें यूनिट ना पता हो तो यहीं से यूनिट आ जाएगी। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मतलब मास 90 ग्राम्स है, तो यहाँ पे 90, लेकिन ग्राम में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो फिर ग्राम कैंसिल हो जाएगा, काय में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1000 में, फिर ये किलोग्राम में बदल जाएगा। ठीक है, और इधर आपको मोलैलिटी निकालनी है, बस फिर मोलैलिटी आ जाएगी। देखो कैलकुलेट करते हैं 10 को, क्या पहले इसको कर लो ऊपर, ऊपर क्या हो जाएगा ये 10,000। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 180 इंटू 90। ठीक, तो तुम देखोगे, क्या देखोगे, अभी दिखाते हैं आंसर, देखोगे और क्या देखोगे। देखो 10,000 को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 10,000 को हम डिवाइड करेंगे पहले 180 से, देन डिवाइड करेंगे 90 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.617 मोलल। मोलल को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने पहला पार्ट तो सर कर दिया, मोलैलिटी निकाल दी, मोलैलिटी हमने निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो मोल्स पे काम करेंगे, पहले इतना देख लो, हो गया इधर। अब हम मोल्स पे काम करेंगे और इसे हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसी से हटाएंगे, वो वाला पूरा गायब कर देता है, इसे हटा दो। मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला याद करो, जिस चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो पहले मोल्स तो निकाल लो। ग्लूकोज के मोल्स कितने हो जाएंगे, C6H12O6 होता है, इसको ऐसे लिखता हूँ। गिवन वेट कितना था, 10% था, यानी कि 10 ग्राम है, और मोलर वेट तो अभी आपको मैंने बता ही दिया था 80 ग्राम पर मोल। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, मोल ऊपर आ जाएगा, तो कितना फायदा हुआ यूनिट लिखने से, कोई फायदा नहीं हुआ, मोल्स तो मोल में ही आते हैं, लेकिन लिखा करो, आदत बनाओ इसकी। ठीक, तो ये आ जाएंगे तुम्हारे पास 0.05 मोल काय के, ग्लूकोज के। अब मुझे निकालने वाटर के मोल्स, तो वाटर कितना था, 90 ग्राम था, बचा कुचा भाई वाटर ही होगा सॉल्यूशन में, और वाटर का मोलर मास अब मत पूछना क्या होता है, 18 ग्राम पर मोल होगा इसका मोलर मास। ठीक, इसे सॉल्व कर लेना, 90 डिवाइड बाई 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5, तो ये क्या आ गया 5 मोल। अब सर मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसका, पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ग्लूकोज का, तो हमें ग्लूकोज के मोल्स रखने पड़ेंगे। ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं, वही C6H12O6 वाले, ठीक है, और अपॉन में टोटल मोल्स, दोनों चीजों के रखोगे ना टोटल मोल्स, तो तभी दोनों के प्लस करके ही आएंगे। ठीक है, तो दोनों चीजों के मोल्स रख देना, कितने हैं 0.05 मोल, प्लस में नीचे आएगा वहीं को लिख रहे हो, प्लस में 5 मोल, प्लस कर दोगे, इतना तो मैं कर ले मैनुअली कर दूंगा, 5.05 आ जाएगा। डिवाइड करने के लिए मुझे सहायता लेनी पड़ेगी कैलकुलेटर की, 0.05 डिवाइड बाय 5.05 कितना आ गया, बहुत कम नहीं आ रहा है, चलो आने दो, 0.009। ठीक है, ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब फ्रैक्शन होता है ना मोल्स का, तो इसकी कुछ यूनिट नहीं होती है। ठीक है, बचा हुआ क्या है वाटर, तो तुम वाटर के भी क्या कर दोगे, इससे 1 से माइनस कर देना इसको, तुम्हारे पास वाटर के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 0.99 आ जाएगा। ठीक है, 1 से माइनस क्यों करा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है, देख लो इधर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, ये सब तो हो गया, अब हमें एक चीज और निकालनी है, वो है मोलैलिटी, तो इसे भी देख लो क्या है। ठीक, मोलैलिटी भी देख लो,
खत्म ही कर दो ना किस्सा पूरा, अधूरा क्यों छोड़ना है, हटाओ इसे। ठीक, अब क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं नीचे, सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो तुम्हारे पास सॉल्यूट के मोल्स तो आ गए थे वहां से, था ना 10 ग्राम ग्लूकोज था। ठीक है, तो ग्लूकोज के मोल्स तो हमने पहले निकाल ही लिए थे, सॉल्यूट के मोल्स कैसे, 10 था उसका मोलर मतलब गिवन वेट, और मोलर वेट था 180। ठीक है, तो कितना आया था ये, भूल जाता हूँ ना मैं याद करना, ये आ गया 0.05 मोल्स तो आ गए तुम्हारे पास। क्या वॉल्यूम है, सर वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन डेंसिटी है, और डेंसिटी का एक ही है, सॉल्यूशन की है। तो डेंसिटी का एक बचपन का प्यार ध्यान करो, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास क्या वॉल्यूम आ जाएगा, कहोगे सर मास क्या होगा, अबे अभी हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम लगा देना। ठीक है, वो भी ग्राम में ही है, कोई दिक्कत नहीं, 120 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे मास कितना रहेगा, 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज में दिया है, और वॉल्यूम हमें निकालनी है। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, वॉल्यूम जो आएगी तुम्हारी वो ml में आएगी, यूनिट ml बच रहा है। ठीक है, पर ml है, ml ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो वॉल्यूम कितनी आ गई, वॉल्यूम आ गई 100 डिवाइड बाय 1.2, यानी कि कितना आ गया, 83.33 आ गया क्या, वॉल्यूम ml में। वॉल्यूम आ गई, इसको यहाँ पे पुट कर देना, मोलैरिटी आ जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.05, वॉल्यूम कितनी है 83, मोलैरिटी निकालना हूँ, ठीक है, कैपिटल M कितना है 83.33, है ना। अब ml में है तो क्या करोगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे सर, 1000 से यहाँ डिवाइड होगा, वो ऊपर खिसका दिया मैंने, मैं तुम्हें फाइनल आंसर बताने वाला हूँ। 0.05 इंटू 1000 इक्वल टू ये आ गया डिवाइड बाय 83.33, तो ये आ गया तुम्हारे पास 0.60 मोलर। ये था हमारा फाइनल आंसर, और यही था आखिरी क्वेश्चन भी। चलो, हो गया क्लियर, देख लो, यही था। तो समझ में तो आ गई होंगी कंसंट्रेशन टर्म, हमने तो भाई पूरा समझाया है, नहीं आया दोबारा देखना है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सिलेक्टेड क्वेश्चन करा दिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर योर